हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके कैरियर इंस्टीट्यूट। देखिए, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक मोटर, है ना, यानी कि सर विद्युत मोटर। ठीक, अब देखिए, अब अपना पार्ट होगा हम लोग का विद्युत जनरेटर का, ठीक, जिसे हम बोलते हैं सर विद्युत जनित्र। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रिक मोटर का यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख लें। हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था कि किस तरीके से हमें अपने बोर्ड एग्जाम में इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में लिखना है, कैसे मुझे कार्यविधि लिखनी है, किस तरीके से हमें संरचना लिखना है, कैसे मुझे डायग्राम बनाते हुए एक्सप्लेन करना है, तो सारी बातें हमने कर रखी है। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिक मोटर देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा, बिल्कुल फील आएगा। ठीक, अब देखिए, इस वाले चैप्टर से जो हमारा सेकेंड पार्ट आता है, जिसे हम बोलते हैं सर इलेक्ट्रिक जनरेटर, यानी कि सर विद्युत जनित्र। ठीक है, तो अभी हम उसको डिटेल से पढ़ते हैं, तो आपको बिल्कुल फील गुड आएगा। और कैसे मुझे बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखनी है, किस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करना है, हम हर एक चीज़ पर आपको स्ट्रेसफुली बताएंगे, जिससे कि आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाए। हाँ जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए अपना इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक, अच्छा, ये सर वही जनरेटर है क्या जो अपने शादियों में आता है? हाँ बिल्कुल, ये वही जनरेटर है जो हम लोग शादी वगैरह में देखते हैं ना, वही चीज़ है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, पहले मैं अगर हेडिंग लिख के आपको बताऊं तो सर इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, इसे सर हिंदी में हम बोलते हैं विद्युत जनित्र। ठीक है, विद्युत जनित्र। अरे इस तरीके से अब देखिए, बेसिकली अगर हम बात करें विद्युत जनित्र के बारे में, तो अपने सिलेबस में दो प्रकार के हैं। एक्चुअल में दो प्रकार का होता है मेरे पास जनरेटर। एक का सर नाम है एसी जनरेटर। ठीक है, एसी जनरेटर। सेकंड अपना है सर डीसी जनरेटर। ठीक है, तो एक्चुअल में दो प्रकार के ही होते हैं, और अपने सिलेबस हाई स्कूल के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी सर एसी जनरेटर गिवन है अपनी बुक में एंड डीसी जनरेटर गिवन है। हाँ जी, अब देखिए, एसी का मतलब सर क्या है? एसी का मतलब है सर ऑल्टरनेटिंग। देखिए, अभी कुछ लिखना नहीं है, जो लिखने वाला पार्ट होगा ना मैं आपको लिखवाऊंगा। ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। ठीक, ऐसे। और सर डीसी जनरेटर का मीनिंग डायरेक्ट करंट, ठीक, जनरेटर। ठीक, सर हिंदी में क्या नाम होते हैं? हिंदी में सर बोलते हैं इसे हम प्रत्यावर्ती, ठीक है, धारा विद्युत जनित्र। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा विद्युत जनित्र। और यहाँ पर सर हम बोल सकते हैं दिष्ट धारा विद्युत जनित्र। हाँ जी, ऐसे। तो हमने सर ये देखा कि बेसिकली हमारे पास दो प्रकार के जनरेटर है ना, यानी कि सर विद्युत जनित्र। एक तो सर एसी जनरेटर है एंड सेकंड अवर डीसी जनरेटर। ठीक, यानी कि सर मुझे एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ना है। ठीक, लेकिन सर आपने तो इलेक्ट्रिक मोटर एक ही पढ़ाया है, तो वो किस टाइप का है? ठीक, तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक मोटर पे एसी और डीसी वाला ही होता है। ठीक, लेकिन अपने सिलेबस में बाय डिफ़ॉल्ट डीसी मोटर दिया हुआ है। ठीक, तो जो हमने पढ़ा था ना पिछली क्लास में, वो एक डीसी मोटर था, लेकिन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग वो इस बात से मैटर नहीं करता है ना। इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आएगा कि आप इलेक्ट्रिक मोटर बताओ, आप एसी मोटर बताओ कि डीसी मोटर बताओ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आने वाला है, क्योंकि अपने सिलेबस में केवल डीसी मोटर ही गिवन है। तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बोलता है कि, है ना, विद्युत मोटर के बारे में आप सचित्र वर्णन कीजिए, तो जो हमने पढ़ा है वही बताना है। ठीक, लेकिन जनरेटर के बारे में क्या है कि दो जनरेटर है। ठीक, यहाँ पर आपसे बोलेगा, ठीक है, अगर अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग नॉर्मल अगर बोलता है कि सर विद्युत जनित्र के बारे में आप समझाइए, तो हम एसी जनरेटर को समझाते हैं अगर विद्युत जनित्र बोलता है तो। ठीक, लेकिन डीसी जनरेटर का एक दूसरा नाम है, हाँ जी, डीसी जनरेटर को हम लोग डायनेमो भी बोलते हैं, डायनेमो। तो डीसी जनरेटर को अपने सिलेबस में डायनेमो के नाम से पूछेगा वो, है ना, कि डायनेमो को आप एक्सप्लेन कीजिए, डायनेमो को आप समझाइए चित्र की सहायता से। ठीक है,
डायनमो गेमिंग कई लोग को लग रहा होगा। अरे अब देखिए AC जनरेटर, ठीक इसी प्रकार से AC जनरेटर का एक नाम है ऑल्टरनेटर, ऑल्टरनेटर है ना। हालांकि ये नाम अपने 10th क्लास में यूज़ नहीं होता है, ठीक। तो ये ऑल्टरनेटर नाम आप भूल सकते हो आपकी जानकारी के लिए कि AC जनरेटर को ऑल्टरनेटर बोलते हैं और DC जनरेटर को सर हम डायनेमो बोलते हैं। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना, डायनेमो के नाम से आएगा कि आप डायनेमो एक्सप्लेन करो तो हम सर DC जनरेटर को एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक। अब देखिए बेसिकली ये किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है करंट पे, यानी कि विद्युत धारा पे। तो हमारे पास दिख रहा है कि दो प्रकार की विद्युत धारा है, एक तो प्रत्यावर्ती धारा है, दूसरी है दिष्ट धारा, ठीक। तो सबसे पहले हमें यही समझना पड़ेगा कि दिष्ट धारा क्या होती है और प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, ठीक। उसके बाद हम आते हैं इस जनरेटर वाले पार्ट पे, ठीक। तो पहले मैं आपको दिष्ट धारा समझा देता हूँ, ठीक। और जब मैं आपको AC जनरेटर अभी पढ़ाऊँगा तो उसी दौरान मैं आपको प्रत्यावर्ती धारा भी समझा दूंगा, ठीक। क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा AC जनरेटर से ही आती है, ठीक। लेकिन दिष्ट धारा तो अलग होती है, ठीक। उसको पहले हम समझ लेते हैं, फिर हम आते हैं इस जनरेटर वाले पार्ट पे, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो लोग वीडियो देख रहे होंगे, जो लोग वीडियो देख रहे होंगे उन्हें पता है कि हमने इलेक्ट्रिक मोटर तक पढ़ रखा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मोटर के बाद आप हेडिंग डालिएगा, जितना भी कुछ हमने पढ़ा था ना पिछली क्लास में, उसके बाद आप हेडिंग लिख लो। पहले हम समझ लेंगे सर दिष्ट धारा, पहले मुझे समझना है दिष्ट धारा, ठीक है। पहले आप हेडिंग लिख लो दिष्ट धारा, ब्रैकेट में सर डायरेक्ट करंट, ठीक। चलिए तो इसमें ज़रा एक पॉइंट लिखिएगा, दिष्ट धारा में हम पहला पॉइंट लिखेंगे, इसमें लिखिएगा आप सेल तथा बैटरी से प्राप्त होने वाली विद्युत धारा को, सेल तथा बैटरी से प्राप्त होने वाली विद्युत धारा को दिष्ट धारा कहा जाता है। हाँ जी, सेल तथा बैटरी से प्राप्त होने वाली विद्युत धारा को दिष्ट धारा कहा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट, ठीक है। दिष्ट धारा का परिमाण तथा दिशा समय के साथ नियत रहता है। दिष्ट धारा का परिमाण तथा दिशा समय के साथ नियत रहता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात, देखिए बहुत ही सिंपल सी कहानी है दरअसल, है ना। अगर मैं आपको समझाऊं तो मुझे पता है कि सर ये सेल का सिंबल होता है, सेल का प्रतीक है, ठीक है। और अपना ये सर बैटरी का प्रतीक है। कई सारे सेल के संयोजन से बैटरी बनता है, ठीक। इसे सर बोलते हैं हम हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, ठीक है। उच्च विभव, निम्न विभव, उच्च विभव और ये निम्न विभव, ठीक। यानी कि सर सेल या फिर बैटरी, है ना, सेल और बैटरी से जो मिलने वाली विद्युत धारा है उसे ही हम सर क्या बोलते हैं, दिष्ट धारा, ठीक है। पॉजिटिव से करंट निकलती है ना, हाँ जी। तो अभी तक हमने ये समझा कि सेल या फिर बैटरी से जो मिलने वाली धारा है उसे हम बोलते हैं सर दिष्ट धारा, ठीक है। इसी प्रकार जनरेटर से जो मिलने वाली धारा है उसका सर नाम है प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। और डिटेल्स हम समझेंगे जब यहाँ पर आएंगे तब। सर आपने एक सेकंड पॉइंट लिखाया कि दिष्ट धारा का परिमाण तथा दिशा समय के साथ नियत रहता है, इसका मतलब क्या है, ठीक। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो दरअसल यहाँ पे समझते हैं हम। देखिए होता क्या है कि यहाँ पर एक ग्राफ है ना, बेसिकली ग्राफ है। देखिए ये करंट है और ये समय है, करंट वर्सेस समय का ग्राफ, ठीक। करंट सर किस में होता है, करंट का मात्रक होता है एम्पियर, करंट का मात्रक होता है सर एम्पियर, ठीक है। और समय का मात्रक होता है सर सेकंड, ठीक है। तो ऐसे एक्स एक्सिस पे समय है और वाई एक्सिस पे सर करंट है, ठीक। तो ये जो दिष्ट धारा है ना, जो सेल या फिर बैटरी से मिलने वाली धारा है, इसका बिहेवियर इस प्रकार का होता है कि समय के सापेक्ष इसका परिमाण दिशा नियत है। यानी कि समय कुछ भी हो रहा हो, है ना, करंट कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट का मतलब सर बदलता नहीं है, ठीक। मान लेते हैं कि यहाँ पर सर 5 एम्पियर की धारा है, 5 एम्पियर की धारा है, ठीक। तो आप देखो समय कुछ भी हो, समय जैसे कि माना 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखिए 1 सेकेंड के संगत कॉरस्पॉन्डिंग, है ना, करंट 5 एम्पियर, 2 सेकेंड होगा फिर भी करंट कितना सर 5 एम्पियर, जैसे कि 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड,
4 सेकेंड 5 सेकेंड। ठीक है, तो मैं बस इतना ही आपको समझाना चाहता हूँ कि समय का ये स्केल है, समय आगे जाने पे बढ़ता जा रहा है ना, लेकिन समय के बढ़ने के साथ साथ धारा का मान नियत है और धारा एक ही दिशा में बह रही है, धारा की एक ही दिशा है। ठीक, तो इस प्रकार की धारा को हम सर बोलते हैं दिष्ट धारा। ठीक है, आप आगे देख लो, 4 सेकेंड के हिसाब से भी मेरे पास 5 एम्पियर की धारा है और 5 सेकेंड के हिसाब से भी है ना 5 एम्पियर की धारा है। ठीक, यानी कि समय कुछ भी होगा, समय बढ़ता जाएगा, लेकिन जितना धारा का मान फिक्स्ड है, जो धारा का मान है वो नियत रहता है। इस प्रकार की धारा को हम सर बोलते हैं दिष्ट धारा। ठीक है, सिंपल सा है और डिटेल से हम समझते हैं इसको 12वीं क्लास में। ठीक है, तो अपने 10th के लेवल पर इतना ही मुझे समझना है। तो जो मैंने बोल कर लिखाया वो लिख लिया आपने डेफिनेशन। अब आप क्या करो कि एग्जाम्पल के तौर पे है ना, ऐसे एग्जाम्पल लिख लो, सेल बैटरी, एग्जाम्पल लिख लेंगे हम सेल बैटरी। ठीक है, तो एक एक चीज़ मैं आपको लिखवाता चलूँगा और हम समझते चलेंगे। हाँ जी, तो सेल बैटरी का आप सिंबल बना लो। ठीक है, ये बात अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दे रहा हूँ कि सर पॉजिटिव वाले प्लेट से जो हमारे पास पॉजिटिव वाला है ना, जो हमारे पास पॉजिटिव हायर पोटेंशियल होता है ना, वहाँ से करंट निकलती है। ठीक, ये बात आपको पता है। और ये आप सेल बैटरी बनाने के बाद आप इस तरीके से ग्राफ बना लो, है ना, करंट और समय के बीच में ग्राफ, है ना, और ये इस तरीके से नियत। ये जो लाल बिंदु है, ऐसा दिखाने का मतलब क्या है, ये सर कांस्टेंट है। कांस्टेंट, कांस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं हम लोग नियत, यानी कि स्थिर है, समय कुछ भी होगा लेकिन धारा का मान स्थिर है। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आता है। तो आपने ये बना लिया, सिंबल बना लिया, ठीक, और आपने ग्राफ बना लिया। हाँ जी, चलिए, तो हम दिष्ट धारा समझ चुके हैं। यानी कि सर इससे पहले जो हम इलेक्ट्रिक मोटर पढ़े थे वहाँ पर हम देखिए बैटरी की सहायता से दिष्ट धारा दे रहे थे, है ना, तो फिर वहाँ पर विद्युत धारा यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल रही थी। ठीक है, याद है, तभी वहाँ पर बैटरी लगा हुआ था, बैटरी, और बैटरी से मिलने वाली धारा को हम सर क्या बोलते हैं, दिष्ट धारा बोलते हैं। ठीक, चलिए यहाँ तक क्लियर है आपको। अब हम मिलते हैं अपने, है ना, एसी जनरेटर पे। ठीक है, ये सब रफ ऑफ करने के बाद। हाँ जी, हाँ जी, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपना एसी जनरेटर। ठीक, जिसका दूसरा नाम है सर अल्टरनेटर। हालांकि अल्टरनेटर नाम अपने 10th के लेवल पर यूज नहीं होता है, हायर क्लासेस में हम बात करते हैं। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग नाम सर क्या लिखा होगा, विद्युत जनित्र। सिंपल सा अगर विद्युत जनित्र लिखता है इसका मतलब कि सर वो एसी जनरेटर के बारे में बात करना चाह रहा है। हाँ जी, अब देखिए, अब इसमें आप हेडिंग लिख लीजिए ऐसे, और पहला पॉइंट लिखना हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, देखिए समझने का जो हमारा पैटर्न है वो वैसा ही रहेगा। पहले हम ये समझेंगे कि, है ना, जनरेटर होता क्या है। ठीक, उसके बाद हम समझेंगे कि सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, फिर हम समझेंगे कि सर संरचना क्या होती है, फिर हम कार्यविधि, और फिर किस तरीके से हमें डायग्राम को समझाना है। हाँ जी, तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे, इसमें आप लिखिएगा विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है। हाँ जी, विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। हाँ जी, तो सिंपल सा बात है। यानी कि सर जो अपना मोटर होता है, मोटर का बिल्कुल विपरीत होता है विद्युत जनित्र। आपने मोटर में बताया था कि विद्युत ऊर्जा बदलती है यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक, वहाँ पर हम सर बैटरी की सहायता से विद्युत धारा दे रहे थे। ठीक है, और उस विद्युत धारा की, है ना, कुंडली में बहने की वजह से कुंडली क्या करती थी, चुंबकीय क्षेत्र में घूमती थी। तो चुंबकीय क्षेत्र के घूमने में यांत्रिक ऊर्जा व्यय हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास वहाँ पर विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा था। ठीक, यहाँ पर आपने बोला कि यांत्रिक ऊर्जा को मुझे बदलना है विद्युत ऊर्जा में, है ना। यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएंगे, और कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने से, है ना, घुमाने का मतलब सर यहाँ पर रोटेशन हो रहा है ना, यहाँ पर सर क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। ठीक है, तो जब हम कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो यहाँ पर जो व्यय यांत्रिक ऊर्जा है, ठीक है, वो यांत्रिक ऊर्जा हमारी बदल जाती है सर विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो विद्युत ऊर्जा है वहाँ से हमारे पास दो प्रकार के, है ना, धाराएं मिलेंगी। एक तो प्रत्यावर्ती धारा और दूसरी सर दिष्ट धारा। ठीक, तो इस प्रकार से हम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा अगर लिखने को आएगा कि विद्युत जनित्र क्या है, तो हम क्या लिखेंगे सर, यह एक ऐसा यंत्र है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक, तो अगर आपको मोटर का कॉन्सेप्ट याद है तो उसका विपरीत ठीक क्या होता है सर, विद्युत जनित्र होता है। हाँ जी, अब देखिए, अब किस प्रकार से हम इस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेंगे, क्या सिद्धांत होता है। ठीक है, सिद्धांत काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब
तो अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं, ठीक। तो अभी तक हमने परिभाषा समझ ली सर, हमने परिभाषा समझ ली, ठीक है, पहला पॉइंट। अब दूसरा हम समझते हैं सर सिद्धांत। हाँ जी, सिद्धांत, ठीक। तो आप हेडिंग लिखिएगा सिद्धांत, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं पहले, इसमें लिखिए आप, ठीक है। इसमें लिखिएगा विद्युत जनित्र का सिद्धांत, है ना। पहला पॉइंट लिखिए, विद्युत जनित्र का सिद्धांत फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है। हाँ जी, विद्युत जनित्र का सिद्धांत फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है, ठीक। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, सेकंड पॉइंट, ठीक है। फैराडे के अनुसार, है ना, फैराडे के अनुसार जब किसी बंद कुंडली को, फैराडे के अनुसार जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, तब कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है। हाँ जी, तब कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है, जिससे कि कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे कि कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिस कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा बहती है, जिस कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा बहती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इस प्रकार कुंडली को घुमाने में व्यय यांत्रिक ऊर्जा, इस प्रकार कुंडली को घुमाने में व्यय यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, विद्युत ऊर्जा में बदलती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपने लिख लिया ये चीज़ें। अब देखिए सिद्धांत क्या है हमारे पास है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। तो इसको हम समझ लेते हैं कि सर ये क्या होता है, ठीक। मैं पहले आपको, है ना, थोड़ा सा फील कराता हूँ, ठीक है, इमेजिनेशन कराता हूँ, और जब मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा तो आपको और भी आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल ये टॉपिक पढ़ने से पहले आप, है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम पढ़ चुके होते हैं, ठीक है, उसके बाद इस टॉपिक पर आते हैं, है ना। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एक बार समझा देता हूँ। देखिए हमारे पास दो चुंबक थे, ठीक है, जिनके ध्रुव N तथा S थे, ठीक है। तो N से S की तरफ चुंबकीय बल रेखाएँ निकलती हैं, है ना, चुंबकीय बल रेखाएँ निकलती हैं, ठीक। यानी कि सर इन दोनों चुंबक के बीच में ना चुंबकीय क्षेत्र बन चुका है, चुंबकीय क्षेत्र बन चुका है, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट है, अब जब हम किसी कुंडली को लाकर रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में, तब क्या होगा कि जो कुंडली का क्षेत्रफल है, जो कुंडली का ये एरिया है, ठीक है, इस कुंडली से चुंबकीय बल रेखाएँ पास होंगी, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएँ पास होंगी, है ना। तो जब कुंडली को हम घुमाते हैं, जब कुंडली को हम घुमाएंगे तो क्या होगा, ये कुंडली चुंबकीय बल रेखाओं को काटेगी, ये कुंडली चुंबकीय बल रेखाओं को काटती है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा चुंबकीय बल रेखाओं को ये काटती है, तो कॉन्सेप्ट यही है कि जब कुंडली को घुमाएंगे हम विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, है ना, चुंबकीय क्षेत्र में, तब क्या होता है कि सर कुंडली को घुमाने से कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, कुंडली में सर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अब इस विद्युत वाहक बल की वजह से कुंडली में एक धारा बहती है, जिसे हम बोलते हैं सर प्रेरित धारा। क्या बोलते हैं सर, प्रेरित धारा, ठीक। तो इस प्रकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने पर, देखिए सिंपल सा हम चुंबकीय क्षेत्र भी बोल सकते हैं और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपने सिलेबस में हम केवल चुंबकीय क्षेत्र ही बोलेंगे, ठीक, क्योंकि हम अपने सिलेबस में जो मैग्नेट यूज़ करते हैं ना, वो हम एक परमानेंट मैग्नेट यूज़ करते हैं, है ना, एक मैग्नेट का यूज़ करके चुंबकीय क्षेत्र बनवाते हैं, ठीक है। आगे चल के हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करके चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं, ठीक। तो सिंपल सा हम सर क्या बोलेंगे कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं, ठीक, तो उस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और इस विद्युत वाहक बल की वजह से कुंडली में एक धारा बहती है, जिसका सर नाम क्या है, प्रेरित धारा। सर क्या नाम है इसका, प्रेरित धारा। तो इस प्रकार कुंडली को घुमा घुमा कर, है ना, विद्युत धारा मेरे पास बन जाती है। अरे चलिए अब इसको हम लोग और अच्छे समझते हैं जब मैं आपको डायग्राम बना के समझाऊँगा। हाँ जी, तो ऐसे। अब देखिए नेक्स्ट बात क्या है सर, नेक्स्ट बात ये है कि संरचना क्या है ना।
संरचना, ठीक है, संरचना। तो जिस प्रकार से मोटर में संरचना होती है ना, ठीक उसी प्रकार से संरचना मेरे पास सेम हुआ करती है जनरेटर में, ठीक है। कुछ पार्ट अपने सेम होंगे, जो डिफरेंट होगा उसको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्या क्या सर सेम होता है उसको मैं आपको ज़रा समझाऊँ, ठीक। तो सिंपल सा देखो, आप किस तरीके से बनाना है ना, ये भी आपको सोचना है। तो पहले हम एक कुंडली बनाएंगे, ठीक, कुंडली। तो ऐसे कुंडली बन गई, ठीक है, इस तरीके से कुंडली बन जाएगी। अरे अब देखिए, अब कुंडली से क्या है कि मैग्नेट्स बनाने हैं मुझे, ठीक है, ऐसे, हाँ जी, मैग्नेट, ठीक है, बात समझ में आता है। अब देखिए सेकंड जो मैग्नेट वाला पार्ट है उसका आप किस तरीके से ड्रॉ करते हो, ये देखिए आप, ये थोड़ा सा बात इम्पॉर्टेंट है, ठीक। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बना दूँ, हाँ जी, और ये वाला पार्ट, ठीक, फिर इस तरीके से, समझ में आ रहा है। इसको आप चाहो तो, ठीक है, अब छेड़ूंगा नहीं ना, गंदा हो जाएगा। तो ये नॉर्थ हो जाएगा सर, ये साउथ हो जाएगा, ठीक। तो सिंपल सा हमारे पास पहला तो सर संरचना में सेम रहता है, यानी कि क्षेत्र चुंबक, यानी कि सर अपना क्षेत्र चुंबक, ठीक है, क्षेत्र चुंबक सेम रहेगा, ठीक। अब देखिए एन से एस की तरफ, यानी कि सर नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं इस तरीके से, है ना, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। चुंबकीय बल रेखाओं की सर ये दिशा हो गई, ठीक। तो सबसे पहले आप लिख लीजिएगा क्षेत्र चुंबक, जो कि सेम है बिल्कुल इलेक्ट्रिक मोटर में जो था वही, ठीक। तो हम इसमें लिखेंगे, हाँ जी आप लिखिएगा, है ना, यह एक शक्तिशाली चुंबक है ना, यह एक शक्तिशाली चुंबक है जिसका प्रयोग शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में किया जाता है। यह एक शक्तिशाली चुंबक है जिसका प्रयोग शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में किया जाता है। अरे सेकंड पॉइंट, आर्मेचर कुंडली इस चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है। आर्मेचर कुंडली इस चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, चुंबक के, है ना, चुंबक के ध्रुव N से S की ओर, चुंबक के ध्रुव N से S की ओर चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। चुंबक के ध्रुव N से S की ओर चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात, जो अपने पास मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना। एक मैं अगर ख़ास बात बताऊं तो जो अपने छोटे जनरेटर या फिर जो छोटे मोटर्स होते हैं वहाँ पर इस तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस तरीके का सर परमानेंट मैग्नेट यूज़ होता है ना, एक मैग्नेट यूज़ होता है। आगे चल के हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ करते हैं ना, आप बस नाम ही सुने रहो बस, ठीक, ऐसा। तो ये हो गया सर क्षेत्र चुंबक, ठीक, सिंपल सी बात। अब देखिए सेकेंड पॉइंट हम बोलते हैं, ठीक, आर्मेचर कुंडली। आर्मेचर, अरे कुंडली, तो हेडिंग आप मेरे साथ लिख लिया करो, ठीक। सिंपल सी बात है, आर्मेचर कुंडली भी क्या होगा, सेम होगा जो हमने मोटर में पढ़ रखा है, ठीक है। तो जैसे मैं इसको नाम दे दूँ ABCD, ठीक है, ABCD। तो इसमें लिखिएगा, इसमें लिखिए यह एक आयताकार ABCD कुंडली है। यह एक आयताकार ABCD, जरूरी नहीं कि आयताकार हो, है ना, बहुत सारे डाउट्स होते होंगे आपके मन में। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है मैं वो आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप लिखिएगा इसमें, यह ना एक आयताकार कुंडली ABCD है। यह एक आयताकार कुंडली ABCD है ना, जो कि लोहे की क्रोड पर विद्युत रोधी परत चढ़ी, जो कि लोहे की क्रोड पर विद्युत रोधी परत चढ़ी तांबे के तारों के कई फेरों से लिपटी हुई होती है ना, जो कि लोहे की क्रोड पर विद्युत रोधी परत चढ़ी तांबे के तारों के कई फेरों से लिपटी हुई होती है, ठीक है, सिंपल सा, ठीक है। तो ये अपना आर्मेचर कुंडली है, सिंपल सा,
ठीक है, जिसके बारे में आपने ये देखा है ना। तो मोटर हो या फिर जनरेटर हो तो ये आर्मेचर कुंडली वाला पार्ट सेम ही होता है। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था मोटर में ही। ठीक है, सिंपल सा क्या होता है कि मेरे पास एक लोहे का क्रोड होता है ना, एक लोहा होता है। ठीक, उस लोहे को हम बोलते हैं क्रोड। ठीक, उसके ऊपर मेरे पास इस तरीके से वाइंडिंग होती है ना। वाइंडिंग का मतलब क्या है कि उस लोहे पर जो लोहा है ना, लोहा, इसको हम बोलते हैं क्रोड है ना। इसके ऊपर क्या होता है कि तांबे के कई सारे फेरे लपेटे जाते हैं। ठीक है, तो मेरे पास फिर कुंडली बनती है। ठीक, और सिंप्लिसिटी के लिए अपने सिलेबस में हम इस तरीके से आयताकार दिखा देते हैं जिससे कि हम आसानी से समझ पाएँ। ठीक है, ये चीज़। तो आर्मेचर कुंडली में आप इतना लिखोगे बस, इतना ठीक है। अब देखिए आर्मेचर कुंडली तक सेम है जो कि अपने पास है ना इलेक्ट्रिक मोटर में था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वाला पार्ट आता है उसको मैं अगर आपको समझाऊँ तो ज़रा आप देखो। हाँ जी, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए पूरा मैं अगर आपको डायग्राम समझा दूँ, ठीक, ये चीज़। अब देखिए सिंपल सा ये मेरे पास है बल्ब। ठीक है, बल्ब, बल्ब है ये। ठीक है, ये अपना वही आर्मेचर कुंडली, आर्मेचर कुंडली। ठीक है, ये चीज़। ठीक, इसको आप लिख लीजिएगा क्षेत्र चुंबक, क्षेत्र चुंबक। हाँ जी, आर्मेचर कुंडली। ठीक, अब देखिए और ये मेरे पास है जिसे हम बी से दिखाते हैं, है ना। बी का मतलब है चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, बी का मतलब चुंबकीय बल रेखाएं। इसमें दो नया पार्ट आ गया है ना, इसे हम S1 बोलते हैं, S2 बोलते हैं, जिनका नाम है सर सर्पी वलय। ये सर्पी वलय मैंने एक बार मोटर के दौरान आपको नाम लिया था ना, एक बार आपसे मैंने नाम सुनाया था। ये मेरे पास है कार्बन ब्रूस। ठीक है, कार्बन ब्रूस, ब्रूस की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, एंड ये अपना बल्ब हो गया। हाँ जी, ऐसे। अब देखिए थर्ड पार्ट मेरे पास है सर सर्पी वलय। ठीक है, ये एक नया नाम आ रहा है जिसे बोलते हैं हम सर स्लिप रिंग, स्लिप रिंग, है ना। जब सर आपने मोटर पढ़ाया था, मोटर, है ना, आपने बोला कि वो मोटर एक डीसी मोटर था, है ना, एंड वहाँ पर आपने इसकी जगह एक स्प्लिट रिंग यूज़ किया था, विभक्त वलय यूज़ किया था। यानी कि एक यहाँ से आइडिया मिलता है, जो अपने डीसी मशीन होती है वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं स्प्लिट रिंग, है ना, यानी कि विभक्त वलय। और जो एसी वाली मशीन होती है वहाँ यूज़ करते हैं हम स्लिप रिंग, यानी कि सर सर्पी वलय। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास एसी और डीसी को पहचानना आसान हो जाता है। अरे चलिए, तो अपना सर्पी वलय, इसमें आप लिख लीजिएगा, कुंडली से निकलने वाले दोनों तार, है ना, कुंडली से निकलने वाले दोनों तार, है ना, दो धातु के छल्ले S1 तथा S2 से जुड़े रहते हैं। कुंडली से निकलने वाले दोनों तार दो धातु के छल्ले S1 तथा S2 से जुड़े होते हैं, है ना, जो कि कुंडली के घूमने के साथ साथ घूमती रहती है, जो कि कुंडली के घूमने के साथ साथ घूमती रहती है। ठीक है, अब की बार क्या हुआ है कि हम दो धातु के छल्ले यूज़ किए हैं। धातु का छल्ला है ना, इसी को बोलते हैं हम रिंग। यहाँ पर एक कंप्लीट रिंग है। विभक्त वाले में आपको याद होगा वहाँ पर एक हाफ सर्कुलर रिंग थी, है ना, एक अर्धवृत्ताकार रिंग था। ठीक, तो क्या होता है कि देखिए हमारे पास कॉन्सेप्ट वही है कि जब कुंडली को हम चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं, है ना, तब कुंडली के अंदर प्रेरित विद्युत भागबल आता है जिसके कारण प्रेरित धारा बहती है। ठीक है, तो जब कुंडली घूमेगी तो उसके साथ साथ क्या होगा, ये जो मेरे पास सर्पी वलय है वो भी घूमेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा अगर मुझे सर्पी वलय को डिफाइन करना है, सर्पी वलय को ही समझाना है, तो मैं क्या बोल दूंगा, जो कुंडली से दो तार आ रहे हैं, ये दोनों तार, है ना, दो धातु के छल्ले से लगे हुए हैं। अब इन धातु के छल्लों को हम सर क्या बोलते हैं, सर्पी वलय बोलते हैं, सर्पी वलय। ठीक है, तो सिंपल सा ये हो गया सर्पी वलय। और आपने एक आइडिया दिया कि जो अपने पास एसी जनरेटर है वहाँ पर सर हम सर्पी वलय यूज़ करते हैं। इसी प्रकार से अगर एसी मोटर हमें पढ़ना होता तो वहाँ पर भी सर्पी वलय यूज़ होता है, लेकिन एसी मोटर अपने सिलेबस में नहीं है।
ठीक है। यानी कि सर जब हम डीसी जनरेटर पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर विभक्त वलय यूज़ होगा, विभक्त वलय, स्प्लिट रिंग, है ना, जैसा कि आपने बताया था डीसी मोटर में स्प्लिट रिंग, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है। हाँ जी, अब इसके बाद आता है वही कार्बन ब्रूस, कार्बन ब्रूस, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट आप लिख लीजिएगा ब्रूस ना, इसके बारे में अभी आपको समझाता हूँ। ब्रूस इसमें लिखिएगा, इसमें ऐसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। लिखिए सर्पी वलय को, है ना, स्पर्श करते हुए, सर्पी वलय को, देखिए डेफिनेशन वगैरह सब कुछ देख देख कर डायग्राम से आप बना सकते हो, है ना। सर्पी वलय को स्पर्श करते हुए कार्बन ब्रैकेट में ग्रेफाइट की 2 पत्तियां होती हैं, है ना। सर्पी वलय को स्पर्श करते हुए कार्बन ब्रैकेट में ग्रेफाइट की 2 पत्तियां, है ना, 2 पत्तियां B1 व B2 हैं, 2 पत्तियां B1 व B2 हैं, ठीक है, जिनका संपर्क बाह्य परिपथ से कर दिया जाता है, जिनका संपर्क बाह्य परिपथ से कर दिया जाता है, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है कि जिस तरीके से, जैसे मेरे पास, है ना, जो अपना आर्मेचर कुंडली है ना, आर्मेचर कॉइल है, अगर वो मूव करेगी तो धातु के छल्ले मूव करेंगे, ठीक है। अब ऐसे धातु के छल्ले मूव करेंगे, है ना, यहीं पर धातु के छल्ले मूव करते हैं ना, इस तरीके से मूव करते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि जब कुंडली से धारा आएगी तो उस धारा को हम लोग इस कार्बन के ब्रूस की सहायता से बाह्य वाले सर्किट को हम देंगे, बाह्य वाले परिपथ को देते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है कि वही अपना कार्बन का ब्रूस, ठीक। अब देखिए कार्बन का ब्रूस इन सर्पी वलय को स्पर्श कर रहा है, ठीक है। जैसे कि ये मेरे पास था सर सर्पी वलय, ठीक है, सर्पी वलय, हाँ जी। अब ऐसे कार्बन का ब्रूस इस पर टच किया रहता है, जब ये घूमता है ना, घूम रहा है और इस सर्पी वलय में करंट भी है ना, और टच भी किया है, तो फिर यहाँ से करंट कार्बन ब्रूस की सहायता से बाह्य वाले परिपथ को हम लोग दे देते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात यह है कि सर कार्बन का ही ब्रूस यूज़ करते हैं और कार्बन के मेरे पास एलोट्रोप्स हुआ करते हैं, यानी कि अपर रूप होते हैं। तो कार्बन में भी हम ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं ना, क्योंकि ग्रेफाइट एकलौता है, ठीक है, एकलौता एक हम बोल सकते हैं सर सहसंयोजक यौगिक है जिसमें से विद्युत धारा बहती है, ठीक। तो इस वजह से हम लोग ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं, कार्बन का ब्रूस यूज़ करते हैं ना, यानी कि सर ग्रेफाइट यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका एक और रीज़न है कि यहाँ पर घर्षण कम से कम होता है, ब्रूस की सहायता से सर घर्षण कम से कम होता है, ठीक। हालांकि ये सब बातें आपसे पूछी नहीं जाएगी, ठीक। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको कार्बन का ब्रूस समझ में आ गया कि सर कार्बन के ब्रूस से बाह्य परिपथ जुड़ा होता है और ये कार्बन के ब्रूस सर्पी वलय को स्पर्श करते रहते हैं, ठीक है। और इस कार्बन के ब्रूस की सहायता से कुंडली से जो आने वाली विद्युत धारा है, उस विद्युत धारा को कार्बन ब्रूस की सहायता से हम बाह्य वाले परिपथ को देते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा ही हो गया अपने पास कार्बन ब्रूस, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं, वही देखिए 4 पार्ट होते हैं संरचना में, ठीक है। क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर कुंडली, अब यहाँ पे सर सर्पी वलय, बाद में सर कार्बन ब्रूस, ठीक है। ये पूरा पार्ट क्या है सर, बाह्य परिपथ है जो बल्ब लगा हुआ है, हाँ जी। अब आते हैं हम लोग अपने कार्यविधि पर, किस पे आते हैं, कार्यविधि। तो अगला टॉपिक हम पढ़ लेंगे कार्यविधि। तो कार्यविधि, तो पहले मैं आपको समझा दूँ, ठीक है, लिखवाते समझाता हूँ, है ना, ठीक समझ में आएगा। कार्यविधि में लिखिएगा, माना कुंडली, है ना, माना कुंडली, ठीक है, दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है। देखिए जो मैं बोला हूँ आप लिखते चलो, ठीक है। आप देखो, जैसे कि आप ये देखो, हम ये मान लेते हैं कि कुंडली ऐसे घूम रही है, ठीक है। जैसे ये कुंडली का अक्ष है, ठीक, और मैंने इस तरीके से घुमाया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया, यानी कि सर दक्षिणावर्त, इसे बोलते हैं हम लोग दक्षिणावर्त, यानी सर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए इस कुंडली को घुमाने के लिए जो वहाँ पर फैन लगा होता है, बेसिकली कुंडली को घुमाने के लिए ना यहाँ पर एक फ़ैन लगा होता है, एक फ़ैन लगा होता है, अरे ये चीज़ तो, और इसी फैन को हम बोलते हैं सर टरबाइन, ठीक है। यानी कि टरबाइन की हेल्प से हम कुंडली को घुमाते हैं। अब इस टरबाइन को घुमाने के पीछे अलग अलग कहानी है। अगर हम पानी का बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से, अगर हम पानी के प्रेशर से इस टरबाइन को घुमाते हैं, है ना, तो वहाँ पर सर पानी यूज़ होता है ना। तो हम बोलते हैं ना बिजली बनाने में पानी लग रहा है।
बेसिकली सुना होगा आपने कि बिजली बनाने में पानी का यूज़ होता है। तो बेसिकली बिजली बनाने में पानी का यूज़ नहीं है, इस टरबाइन को घुमाने में पानी का यूज़ हो रहा है, क्योंकि बहुत ही हम हाई प्रेशर से इस फैन पर क्या करते हैं, पानी को डालते हैं, तो वो फैन घूमता है। अब फैन सर किससे कनेक्टेड है, आर्मेचर कुंडली से। जब फैन मूव करेगा तो आर्मेचर कुंडली मूव करेगी। अब आर्मेचर कुंडली सर है ना चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है, ठीक है। अब चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है, तब मुझे सर पता है कॉन्सेप्ट कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को हम घुमाते हैं तो कुंडली से गुजरने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उसे बार बार काटता है ना, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में बार बार परिवर्तन होता है, ठीक। और ऐसा होने से कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है ना, और कुंडली में एक प्रेरित धारा बहती है, ठीक। तब इसी धारा को हम इस तरीके से बाह्य सर्किट्स को दे देते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग, ठीक है, टरबाइन को मूव करा के, अब टरबाइन को मूव कराने के लिए, टरबाइन को घुमाने के लिए हम अलग अलग टाइप की ऊर्जा का भी प्रयोग करते हैं, जैसे कि कोयले को बर्न करके जो ऊर्जा मिल रही है उसका भी यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो इसके बेसिस पे ना हमारे पास पावर प्लांट बनते हैं ना। पावर प्लांट मतलब जहाँ पर विद्युत को हम क्या बोलते हैं सर, विद्युत उत्पन्न करते हैं, जहाँ पर सर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना। वो जो हमारे पास एरिया होता है, जो हमारे पास हाउस है, उसका नाम है सर पावर प्लांट, जहाँ पर विद्युत जनरेट होता है ना, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है ना, शुद्ध भाषा में बोले तो हम, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जैसे कि मैंने अगर पानी का यूज़ किया तो हम बोलते हैं वहाँ पर ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। अगर मैं कोयले को बर्न करके जो वहाँ से एनर्जी मिल रही है उस एनर्जी से इस टरबाइन को घुमा दूँ तो वो जो पावर प्लांट बनता है उसका नाम है सर थर्मल पावर प्लांट, है ना। या फिर अगर मैं न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करके इस टरबाइन को घुमा दूँ तो वहाँ पर सर क्या होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है ना। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के, ऐसे मेरे पास गैस पावर प्लांट भी होता है, तो हम लोग गैसेस का यूज़ करके इस टरबाइन को मूव कराते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरे पास डिफरेंट टाइप के पावर प्लांट्स होते हैं, ठीक है। और फिर मेरे पास ये जनरेटर वाला पार्ट आता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है। अब हम आते हैं अपने हाई स्कूल वाले सिलेबस पे। अरे तो ये मेरे पास ऐसे रखा हुआ है। तो मैंने क्या बोला, कार्यविधि में आप लिखिएगा, माना कि कुंडली, है ना, माना कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है ना, दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है ना। अतः कुंडली, है ना, अतः कुंडली चुंबकीय बल रेखाओं को, है ना, अतः कुंडली चुंबकीय बल रेखाओं को समय के सापेक्ष काटती है। अतः कुंडली चुंबकीय बल रेखाओं को समय के सापेक्ष काटती है ना। जब इस प्रकार, वैसे लिखिएगा, इस प्रकार कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है। इस प्रकार कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक है। आगे लिखिएगा, इस विद्युत वाहक बल के कारण, इस विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इस प्रकार, है ना, विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, ठीक, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जा सकती है। जिसकी दिशा, है ना, ध्यान से, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जा सकती है, ठीक है। चलिए अब वीडियो को रिपीट करके सुन लेना। मोटर में काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ना, मोटर में हम यूज़ करते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, है ना, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल, बाएं हाथ का नियम, ठीक। लेकिन जनरेटर, जब भी हम जनरेटर पढ़ रहे होते हैं, जनरेटर में हम सर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम यूज़ करते हैं करंट की डायरेक्शन को देखने के लिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट आज से याद रहेगा, जनरेटर में सर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और मोटर में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है। तो सिंपल सा मैं आपको पहले बोल के समझा देता हूँ। होता क्या है कि जिस तरीके से मेरे पास ये आर्मेचर कुंडली है, ठीक है, अब ये चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है, जब आर्मेचर कुंडली को हम ऐसे घुमाएंगे, है ना, तो हम बोलते हैं कि सर समय के सापेक्ष चेंज हो रहा है ना, क्योंकि हम समय को देखते हैं, अभी इतना सेकंड था, बाद में सर कितना समय बीत गया, है ना, तो हम सब कुछ समय के सापेक्ष देख रहे होते हैं। तो मैंने आपको लिखवा दिया समय के सापेक्ष, है ना, ये इस तरीके से घूम रही है, ठीक। तो सर क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली ऐसे घूमती है तो कुंडली से क्या हो रहा है, चुंबकीय बल रेखाएं पास हो रही है, तो कुंडली बार बार इन चुंबकीय बल रेखाओं को काट रही है ना, बार बार काट रही है ना। तो इस प्रकार क्या होगा कि चुंबकीय बल रेखाओं में बार बार परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड आपने सुना होगा, वो चुंबकीय फ्लक्स, है ना, एक आपने फ्लक्स नाम सुना होगा।
तो फ्लक्स का मतलब ही वही है कि इस कुंडली के एरिया से, है ना, कुंडली के एरिया से कितनी चुंबकीय बल रेखाएं पास हो रही हैं, है ना, तब इस एरिया को हम क्या बोलते हैं सर, चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, तो बार बार चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन हो रहा है, इसकी जगह हम बोल सकते हैं कि सर फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि फ्लक्स का मतलब क्या है कि इस कुंडली से परिबद्ध कितनी चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है, तब इस एरिया का नाम सर क्या होता है, फ्लक्स नाम होता है, चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जब, है ना, कुंडली चुंबकीय बल रेखाओं को काट रही है, या फिर, है ना, जब कुंडली को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, है ना, और कुंडली को घुमाते हैं, तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फ्लक्स में परिवर्तन होने का मतलब क्या है ना, कुंडली चुंबकीय बल रेखाओं को बार बार काट रही है ना। तो सिंपल सा हम वर्ड यूज़ करें कि क्या हो रहा है सर, फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अब इस फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से कुंडली में विद्युत भागबल उत्पन्न होता है। ठीक है, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा बहती है ना। एक वर्ड है सर, प्रेरित विद्युत धारा। प्रेरित का मतलब ये होता है कि जहाँ पर बिना किसी के संपर्क में आए धारा उत्पन्न हो जाए। ठीक है, चुंबक ऐसे था, बीच में चुंबकीय क्षेत्र था, बीच में कुछ भी नहीं था, कुंडली घूम रही थी, अब कुंडली में धारा उत्पन्न हो गई, है ना, बिना किसी के संपर्क में आए धारा उत्पन्न हुई, तो इसको हम बोलते हैं सर प्रेरित विद्युत धारा। ठीक है, तो इस तरीके से विद्युत भागबल के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हुई। अब इस प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सर क्या होगी, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, तो दाएं हाथ का नियम ये होता है, चुंबकीय क्षेत्र, धारा की दिशा, चालक पर लगने वाला बल। तो चुंबकीय क्षेत्र ये रखा हुआ है, ये सर चुंबकीय क्षेत्र, है ना, चालक पर लगने वाला बल, और ये सब धारा की दिशा, यानी कि धारा की दिशा ये है। इट मीन्स जो करंट की डायरेक्शन है सर वो ऊपर होगी। हाँ जी, तो हमने समझा सर धारा की दिशा इस तरीके से होगी। ठीक है, फिर ऐसे आ रही है, इधर आएगी, S2 से इधर जाएगी, फिर S1 से निकल जाएगी। ठीक, सिंपल सा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमने लिखा है कि, है ना, धारा की दिशा को हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार ज्ञात की जा सकती है, यहाँ तक लिखा। आगे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। इस प्रकार भुजा AB में, है ना, विद्युत धारा A से B की ओर, इस प्रकार भुजा AB में विद्युत धारा A से B की ओर तथा भुजा CD में धारा C से D की ओर बहती है, तथा भुजा CD में धारा C से D की ओर बहती है ना। अतः स्पष्ट है कि भुजा AB पर, है ना, ऊपर की दिशा में तथा भुजा CD पर नीचे की दिशा में बल लग रहा है। अतः स्पष्ट है कि, है ना, भुजा AB पर ऊपर की ओर तथा CD पर नीचे की ओर बल लग रहा है। ठीक है, ये हम जान रहे हैं, तभी इस तरीके से मेरे पास कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। अब आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, विद्युत धारा बाह्य परिपथ में, है ना, S2 से होकर जाती है। विद्युत धारा बाह्य परिपथ में S2 से होकर जाती है तथा S1 से अंदर की ओर आती है। ठीक है, विद्युत धारा बाह्य परिपथ में S2 से होकर जाती है तथा S1 से अंदर आती है। ठीक है, तो देखिए हर चीज़, है ना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, आप इसी तरीके से आप लोग भी बनाकर लिख सकते हो, जैसे मैं आपको बनाकर बोल रहा हूँ, है ना, डायग्राम की हेल्प से। तो सर क्या हुआ फिर, यानी कि विद्युत धारा इस तरीके से S2 वाले स्लिप से होते हुए, है ना, बाहर गई, और फिर इस तरीके से S1 से होती हुई विद्युत धारा अंदर आ गई। ठीक है, तो ऐसे धारा की दिशा हुई। ठीक, अब देखिए, अब एक बात थोड़ा सा आप समझिएगा। ठीक, थोड़ा सा, है ना, ये इमेजिनेशन वाला पार्ट है, मैं आपको फील कराने की कोशिश करता हूँ, आपको फील आएगी। देखिए मान लीजिए कि, है ना, कुंडली ऐसे थी। बेसिकली क्या है ना कि कुंडली ये थी, कुंडली ऐसे थी। ठीक है, ऐसे। अब सुनिएगा, है ना, कुंडली ऐसे घूमी तो हम बोलते हैं कुंडली ने अपना आधा चक्र पूरा किया। कुंडली ने अपना आधा चक्र पूरा किया। ठीक है, यहाँ से तो जब कुंडली अपना आधा चक्र पूरा करती है ना, तो 180 डिग्री का एंगल बनता है। देखो यहाँ से ऐसे, ठीक है, समझ में आ रहा है, इस तरीके से। ये क्या है सर, 180 डिग्री का एंगल, है ना। कुंडली ऐसे हुई, ऐसे घूमी, आधा चक्र घूमी। तो जब कुंडली आधा चक्र घूमती है तब विद्युत धारा की दिशा सर देखिए, है ना, S2 से, तब विद्युत धारा S2 से अंदर जाता है और S2 से बाहर जाता है और S1 से अंदर आता है ना। S2 से बाहर जाता है और S1 से अंदर आता है
है ना, जब आधा चक्र घूमी। अब आधा चक्र फिर से घूमेगी, तो जब कुंडली का दूसरा आधा चक्र आएगा, है ना, दूसरा आधा चक्र आएगा तो फिर एंगल देखो आप 360 का बन जाएगा, है ना। अब देखो पूरा एंगल कितना होता है सर, 360 होता है ना। यानी कि सर कुंडली में ना दो आधे चक्र हैं। जब कुंडली पहला आधा चक्र घूमती है तब धारा, है ना, S2 से होते हुए बाएं परिपथ में जाती है तथा S1 से अंदर आती है ना। ठीक इसी प्रकार आप समझिए, जब कुंडली का दूसरा आधा चक्र आएगा, तो ये धारा की दिशा बदल जाएगी। तब धारा की दिशा इस प्रकार होगी, है ना, कि जो धारा है S1 से होते हुए बाह्य परिपथ में आती है तथा S2 से अंदर जाती है। ठीक है, तो ये बात फील करने वाली है। ठीक है, बात समझे। यानी कि सर जब कुंडली अपना, देखिए कुंडली यहाँ थी, यहाँ तक आ गई तो 180 डिग्री का एंगल बना, 180 डिग्री का। कुंडली अपना आधा चक्र पूरा की, तो कुंडली के आधे चक्र पूरा करने में जब धारा, जो प्रेरित धारा है, इस धारा की दिशा इस प्रकार है कि ये S2 से बाहर जाती है, S1 से अंदर आती है। ठीक, आधा चक्र पूरा हो गया। अब ये दूसरा आधा चक्र हो गया, समझे। अब ये दूसरा आधा चक्र, यानी कि कुंडली अपने पहले आधे चक्र में, है ना, कुंडली के पहले आधे चक्र घूमने में विद्युत धारा की दिशा, है ना, S2 से S1 की तरफ होती है ना, और ये एक दिशा है। और कुंडली के दूसरे आधे चक्र में, है ना, धारा विपरीत दिशा में बहती है, है ना, यानी कि सर S1 से S2 की तरफ। ठीक, तो देखो, यानी कि जब भी मोशन होता है, जब भी मूवमेंट होता है, जब कॉइल को चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे घुमाते हैं, तब जो धारा मिलती है ना, उस धारा की दिशा तथा परिमाण बदल रहा है, धारा का दिशा तथा परिमाण बदल रहा है। ठीक है, जो मैंने आपको समझाया। तो आप इसमें पॉइंट लिख लीजिएगा, जितना मैंने बोल के लिखा है उसी के आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, है ना। अतः इससे स्पष्ट है कि कुंडली के पहले आधे चक्र में, आधे को हम अर्ध भी बोलते हैं, है ना। कुंडली के पहले आधे चक्र में धारा की दिशा S2 से S1 की ओर होती है ना। कुंडली के पहले आधे चक्र में धारा की दिशा S2 से S1 की ओर होती है ना, तथा कुंडली के दूसरे आधे चक्र में धारा विपरीत दिशा में बहती है, है ना, अर्थात S1 से S2 की ओर, तथा कुंडली के दूसरे आधे चक्र में धारा विपरीत दिशा में बहती है, अर्थात, है ना, S1 से S2 की ओर। ठीक है, S1 से बाहर निकलेगी और S2 से अंदर जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आती है आपको। ठीक है ना। तब अब सर क्लियर है, यानी कि जनरेटर से जो मिलने वाली धारा है, उस धारा का जो बिहेवियर है, जो धारा का बर्ताव है, वो बदलने वाला है ना। ये धारा दिशा भी बदलती है और परिमाण भी बदलती है। दिशा कैसे बदली मैंने आपको बता दिया। पहले आधे चक्र में धारा की दिशा कुछ और थी, अब जब दूसरा आधा चक्र आएगा तो धारा की दिशा बदल जाएगी, है ना, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार। ये ऑब्जर्व करने वाली बात है ना, फील करने वाली बात है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी और मुझे ऐसे ही लिखना है अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से डिफाइन कर देते हैं, है ना। आगे लिख लीजिएगा, जितना मैंने बोल के लिखा है आगे लिखिएगा, है ना, आगे लिखिए। इस प्रकार प्राप्त धारा को, इस प्रकार, है ना, मैंने क्या बोला आपको, है ना, तथा कुंडली के दूसरे आधे चक्र में धारा विपरीत दिशा में बहती है, अर्थात S1 से S2 की तरफ, है ना, इतना बोला ना। हाँ, इसके आगे लिखिएगा, इसके आगे लिखिए। इस प्रकार प्राप्त विद्युत धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त विद्युत धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि जनरेटर से जो मिलने वाली धारा है ना, जनरेटर का मतलब क्या है सर, है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत धारा में मुझे बदलना है। यांत्रिक का नाम आते ही हमारे दिमाग में मोशन आना चाहिए, गति आना चाहिए, रोटेशन आना चाहिए। ठीक है, तो कुंडली ऐसे रोटेट की, कुंडली ऐसे घूमी, है ना। अब इसके रोटेशन में जो व्यय ऊर्जा है, व्यय जो यांत्रिक ऊर्जा है, वही सर मुझे विद्युत ऊर्जा के रूप में मिल रहा है। और विद्युत ऊर्जा में मुझे सर, है ना, जो विद्युत धारा मिल रही है वो प्रत्यावर्ती धारा है ना, वो प्रत्यावर्ती धारा है। ठीक है, यानी कि सर जनरेटर से जो मिलने वाली धारा होती है ना, जनरेटर से जो धारा मिलती है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है ना। ये चीज़ बात समझ में आती है। चलिए अब हम यहाँ से देखिए, अपना जनरेटर खत्म है, एसी जनरेटर खत्म है। अब इतनी डिटेल से मैंने इसलिए पढ़ाया जिससे कि डीसी जनरेटर को पढ़ाने में बहुत ही आसानी रहे, डायनेमो को पढ़ने में बहुत ही आसानी रहे। ठीक है, तो कई लोग बोलेंगे कि, है ना,
अपने काम की बात की है सर, डायनामो गेमिंग आपने सुना होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए हमने अल्टरनेटर पढ़ लिया है ना, यानी कि सर विद्युत जनित्र पढ़ लिया, परिभाषा मैंने आपको बता दी है ना, सिद्धांत समझा दिया आपको है ना, फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम भी बता दिया, संरचना मैंने आपको बता दी, एक एक है ना, एक एक संरचना को मैंने बहुत ही है ना स्ट्रेसफुली बताया। टरबाइन अपने काम का नहीं है, मैंने जानकारी के लिए बता दिया है, ठीक है। उसके बाद जितना भी ये पार्ट आया है ना, क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर, चुंबकीय बल रेखाएं कैसे काट रही है, ठीक है। फिर मेरे पास स्लिप रिंग वाला पार्ट है ना, फिर अपना ये एक्सटर्नल सर्किट हो गया, ठीक। फिर S1 S2 स्लिप रिंग, B1 B2 मेरे पास कार्बन के पुरुष, और जो कार्यविधि, जो वर्किंग थी कार्यविधि मैंने आपको समझाई, और इस प्रकार जो मुझे धारा मिल रही है वो सर प्रत्यावर्ती धारा है। अपना AC जनरेटर खत्म हो गया, ठीक। चलिए अब इसी के साथ साथ हम समझ लेते हैं कि व्हाट डज मीन है ना, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। यानी कि सर अब ये प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, जो यहाँ से धारा मिली है वही प्रत्यावर्ती धारा है, उसको मैं आपको परिभाषा के अनुसार लिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए हम जनरेटर तो पढ़ रहे हैं, जनरेटर के साथ साथ बहुत चीज़ें समझते जा रहे हैं, कुछ फंडामेंटल रूल्स जो आपको समझ में आ रहा होगा है ना। आप हेडिंग लिखिएगा प्रत्यावर्ती धारा है ना।